इसी तरह की वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और आज लेकर हाजिर हैं क्लास 9 का साइंस चैप्टर नंबर 11 ध्वनि। इसमें हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि ध्वनि क्या है और यह कैसे उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर है कि ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन पैदा करती है। ध्वनि निम्नलिखित प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है। जैसे पहला, प्रहार द्वारा, यानी चोट लगाकर, है ना। उदाहरण के लिए जैसे यदि हम किसी धातु की प्लेट पर प्रहार करते हैं यानी ठोकते हैं तो प्लेट में कंपन होता है तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। दूसरा, तनाव द्वारा। तनाव जैसे यदि हम वाद्य यंत्रों गिटार सितार आदि को तारों में तनाव उत्पन्न करके छोड़ देते हैं यानी खींच के छोड़ देते हैं तो उसमें कंपन तथा ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है। तीसरा जो है, ध्वनि वायु प्रवाह द्वारा आती है। जब बांसुरी या सीटी बजाते हैं तो वायु स्तंभ में उत्पन्न कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला है घर्षण द्वारा। जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो घर्षण द्वारा भी ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आंसर हुआ पूरा। अगला देखते हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से इसके सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। दूसरा नंबर, एक चित्र की सहायता से वर्णित कीजिए कि ध्वनि के स्रोत के निकट वायु में संपीड़न तथा विरल कैसे उत्पन्न होती है। यानी जहाँ से ध्वनि बज रहा है उसके अगल बगल वायु में भी ध्वनि कैसे विरल उत्पन्न हो करते हैं, आइए देखते हैं। तो उत्तर है इसका कि जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वस्तु को धक्का देकर संपीड़न करती है और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं। यह संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। जब वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे विरलन कहते हैं। ये चित्र देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि ध्वनि तरंगे की प्राकृतिक अनुदैर्ध्य क्यों है। तो उत्तर है इसका कि ध्वनि तरंगें एक विक्षोभ उत्पन्न करती है जो माध्यम से होकर गति करते हैं। माध्यम के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते बल्कि अपनी मध्य अवस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं। माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होता है, इसलिए ध्वनि तरंगे को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्लियर है। चौथा क्वेश्चन है कि ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण किसी अन्य अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज़ पहचानने में आपकी मदद करती है। तो उत्तर है इसका आयाम। ध्वनि का वह अभिलक्षण है जो हमें आवाज़ पहचानने में सहायता करता है। क्लियर है। पांचवा क्वेश्चन है कि तड़ित की चमक तथा गर्जन के साथ उत्पन्न होते हैं लेकिन चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड बाद गर्जन सुनाई देता है, ऐसा क्यों। तो देखिए, वायु में जो है प्रकाश की चाल इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ मीटर पर सेकंड है और ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड है से बहुत अधिक होती है। इस कारण समान दूरी आने वाले तड़ित प्रकाश की चमक हमें पहले दिखाई देती है परंतु गर्जन उसके कुछ समय बाद सुनाई पड़ती है, यही कारण है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। छठा नंबर है, किसी व्यक्ति का औसत श्रव्य प्रास 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है। इन दो आवृत्तियों के लिए ध्वनि तरंगे की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए।
वायु में ध्वनि का वेग 344 मीटर पर सेकंड लीजिए। उत्तर है वायु में ध्वनि का वेग जो है 340 मीटर पर सेकंड है और आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज है। तब मानते हैं कि ध्वनि तरंगों की अंतर्दैर्ध्य तो वेग गुना तरंग दैर्ध्य, तो इसको गुना कर देंगे दोनों को, तो हो जाएगा आपका 17.2 मीटर। दूसरी स्थिति में देख सकते हैं जो दिया है, आप इसे उतार लेंगे। 7वां नंबर में दिया हुआ है कि दो बालक एल्युमिनियम पाइप के दोनों सिरों पर है। 7 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है आप उसे उतार लेंगे। 8वां नंबर भी उतार लेंगे। 9 नंबर है कि क्या ध्वनि परावर्तन में उन्हीं नियमों का पालन करती है जिनका कि प्रकाश की तरंगों करती है, इस नियम को बताइए। तो देखते हैं आंसर है हाँ, ध्वनि भी परावर्तन के उन सभी नियमों का पालन करती है जिनका प्रकाश तरंगें करती है। ये नियम निम्नलिखित हैं, जैसे अविलंब यानी अपतन तथा परावर्तन की दिशाएं एक ही ताल में होती है, और एक अविलंब तथा ध्वनि के अपतन होने की दिशा तथा परिवर्तन होने की दिशा के बीच बने कोण आपस में बराबर होते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि का एक स्रोत किसी परावर्तक सतह के सामने रखने पर उसके द्वारा प्रदत्त ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यदि स्रोत तथा परावर्तक सतह की दूरी स्थिर रहे तो किस दिन प्रतिध्वनि अधिक शीघ्र सुनाई देगी। आंसर है इसका कि जिस दिन तापमान अधिक होगा और दूसरा जिस दिन तापमान कम होगा। 10 नंबर है कि माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग भी बढ़ जाता है, इसीलिए गर्म दिन में अधिक तापमान होने के कारण ध्वनि का वेग अधिक होगा और हमें प्रतिध्वनि अधिक शीघ्र सुनाई देगी। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के दो व्यवहारिक उपयोग लिखिए। तो आंसर इसका ध्वनि तरंग का दो व्यवहारिक उपयोग है। पहला, ध्वनि के बहुल परावर्तन के कारण ही लाउडस्पीकर, हॉर्न, तूर्य तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्र सभी दिशाओं में फैले बिना एक विशेष दिशा में जाती है। दूसरा, स्टेथोस्कोप यानी एक चिकित्सा यंत्र शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने का काम आता है। तीसरा स्टेप में इसका लिखेंगे कि कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्षों तथा सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती है जिससे कि परिवर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए। देखते हैं इसका 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर भी लिखा हुआ है, आप इसे उतार लेंगे। 13 नंबर है, इसका भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ दिया हुआ है, आप देख के लिख लेंगे। 14 नंबर है, अनुरणन क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है। तो देखते हैं कि किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बराबर परावर्तन के कारण काफ़ी समय तक बनी रहती है। यह बराबर परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बल होता है अनुरणन कहते हैं। देखते हैं अनुरणन को कम करने के लिए हॉल की छतों तथा दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ जैसे संपीड़ित फाइबर, बॉडी, खुरदरे, प्लास्टिक अथवा पर्दे लगे होते हैं। हॉल की सीट के पदार्थ का चुनाव इनके ध्वनि अवशोषक गुणों के आधार पर करना चाहिए।
आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है, यह किन कारकों पर निर्भर करती है। तो ध्वनि के लिए हमारे कानों की संवेदनता की माप ध्वनि प्रबलता कहलाती है। समान तीव्रता वाली ध्वनियों को भी हम उसकी प्रबलता के अंतर से पहचान कर सकते हैं। इस चित्र को आप बना लेंगे। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि की ऊर्जा तथा आयाम पर निर्भर करती है। 16 नंबर है कि वस्तुओं को साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं। तो उत्तर है इसका कि जिन वस्तुओं को साफ करना है उन्हें साफ करने वाले मार्जन विलियन में रखते हैं और इस विलियन में पराध्वनि तरंगें भेजी जाती है। उच्च आवृत्ति के कारण धूल, चिकनाई तथा गंदगी के कण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार वस्तु पूर्णतः साफ हो जाती है। इस विधि से प्रायः उन भागों को साफ किया जाता है जहां तक पहुंचाना कठिन होता है, जैसे शार्पील आकार नली, विस्मय आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि। 16 का आंसर है कि जिन वस्तुओं को साफ करना है उन्हें साफ करने वाले मार्जन विलियन में रखते हैं और इस विलियन में पराध्वनि तरंगें भेजी जाती है। उच्च आवृत्ति के कारण धूल, चिकनाई तथा गंदगी के कण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार वस्तु पूर्णतः साफ हो जाती है। इस विधि को प्रायः उन भागों को साफ किया जाता है जहां तक पहुंचाना कठिन होता है, जैसे शार्पीकर, विषम नली आकार, पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक के अवयव आदि। 17 नंबर है कि किसी धातु के ब्लॉक में दोषों का पता लगाने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे किया जाता है, वर्णन करें। तो इसका आंसर होगा कि धातु के ब्लॉकों में विद्यमान दरार या छिद्र बाहर से नहीं देते हैं। पराध्वनि तरंगें धातु में ब्लॉक से गुजर जाती है और इस प्रेषकों तरंगों का पता लगाने के लिए सूचकांकों का उपयोग किया जाता है तथा थोड़ा सा भी दोष होता है तो पराध्वनि तरंगें परावर्तित हो जाती है, जो दोष की उपस्थिति को दर्शाती है। ये आप चित्र बना लेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन आंसर के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।